चलेगा। हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स, IA। देखिए जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स हमारे पास होती हैं उनकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, उसके लिए हमारे पास ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट्स। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is mandatory in nature। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, यानी अगर किसी भी एंटिटी के पास कोई भी इंटेंजिबल असेट है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका, उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने का तरीका और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने का तरीका, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। और आपको इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स में क्या करना पड़ेगा, इनटेंजिबल असेट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो CFR में ही है सौरभ। आइए पॉइंट नंबर 2, this accounting standard is not applicable on, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यानी कुछ ऐसी असेट्स हैं जो कि इस कैटेगरी में तो रहती हैं लेकिन उनके ऊपर ये जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इंटेंजिबल हैं जो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में पड़ी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है वो है ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अब मैंने कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं और अब मैं उन सॉफ्टवेयर को बेचने का काम करता हूं। तो जानते हो वो सॉफ्टवेयर्स जो मेरी इंटेंजिबल असेट हैं बट वो मेरे पास एज ए स्टॉक इन ट्रेड है। तो अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो उस पर इन्वेंट्री का एस लगेगा बट उस पर एस 26 की अकाउंटिंग अप्लाई नहीं हो सकती आपकी। क्यों? क्योंकि हमने उन इंटेंजिबल्स को एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया हुआ है। लिखें
टर्मिनेशन बेनिफिट्स ये बेसिकली एस 15 में कवर होते हैं। टर्मिनेशन बेनिफिट्स होते हैं कि जब एक एम्प्लॉय को आप टर्मिनेट करते हो तो उसे कुछ कंपनसेशन देते हो, उसके साथ कुछ सेटलमेंट कॉस्ट आती हैं। तो जो भी बेनिफिट्स आप उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो वो एस 15 में डील होगा, वो यहां पर इंटेंजिबल असेट्स के द्वारा डील नहीं होगा। जो नेचुरल असेट्स हैं उनके ऊपर भी ये एस अप्लाई नहीं होगा। जितनी भी मॉनेटरी असेट्स हैं, अब मॉनेटरी असेट्स क्या होती हैं? तो मॉनेटरी असेट की एक डेफिनेशन दी गई है, ध्यान से सुनना, हालांकि मैं इसको नीचे लिखवाऊंगा बाद में। कोई भी असेट जिसका रिसीवेबल या पेबल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होता है वो सभी असेट मॉनेटरी असेट्स मानी जाती हैं। कोई भी ऐसी असेट जिसका रियलाइजेशन या जिसका पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होता है उन असेट्स को क्या बोला जाता है? मॉनेटरी असेट्स बोला जाता है। और जितनी भी मॉनेटरी असेट होंगी वो इंटेंजिबल का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल डेटर्स, आप जानते हो डेटर्स का जो अमाउंट होता है, डेटर्स का जो अमाउंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होता है। बीआर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड है, लोन्स एंड एडवांसेस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड है कि भैया इनका जो रियलाइजेशन होगा या इनका जो पेमेंट होगा वो आपका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होगा। वापस से देख लेना मैंने क्या बोला। पहली असेट यानी कोई भी इंटेंजिबल जो आप अपने पास स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखते हो, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है वो असेट जिसमें आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सॉफ्टवेयर का, मान लो मेरा काम ही सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना है तो मेरे पास तो कई सारे सॉफ्टवेयर पड़े होंगे, बट वो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, एस 2 लगेगा उस पर। स्टॉक इन ट्रेड पर एस 2 लगता है, इंटेंजिबल का एस नहीं लगेगा। जितने भी टर्मिनेशन बेनिफिट है नहीं लगेगा, नेचुरल असेट्स है नहीं लगेगा, जितनी भी मॉनेटरी असेट्स है नहीं लगेगा। और एक और सर नेचुरल सेट्स में कौन सी सेट्स हैं? नेचुरल असेट्स में ये आ जाती हैं जो नेचर की वजह से, जैसे कोल हो गया, जो नेचर प्रोवाइड करता है आपको असेट। ओके सर। इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज पर भी ये एस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो इन 5 जगहों पर अप्लाई नहीं होता है। स्टॉक इन ट्रेड के रूप में हेल्ड करना, जितने भी टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, जितनी भी नेचुरल असेट्स हैं, जितनी भी मॉनेटरी असेट्स हैं, और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं उनके लिए भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। आई मीनिंग ऑफ IA। अब इंटेंजिबल असेट को डिफाइन कैसे किया गया है समझना। इंटेंजिबल असेट्स आर
assets which are identifiable non-monetary assets, identifiable non-monetary asset without physical substance without physical substance held for production of goods, comma, rendering of services or for administrative purpose. हाँ जी, देखिएगा मीनिंग क्या लिखा मैंने। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट हैं जो कि आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। दूसरा, वो नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए, वो असेट भी होनी चाहिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा तो फिर वो इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में नहीं आएगी। और या तो वो असेट आपने गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्ड करके रखी हुई होगी, या सर्विसेज रेंडर करने के लिए रखी हुई होगी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आपके पास होगी। तो ये डेफिनेशन दी गई। जानते हो, इस एस की इस परफेक्ट डेफिनेशन आने से पहले आप लोग जो इंटेंजिबल असेट बोलते थे ना, वो बोलते थे जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, वो इंटेंजिबल असेट है। लेकिन जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया तो यहां पर 5 बेसिक कंडीशंस को बताया गया कि हर वो असेट जो कि आइडेंटिफाइबल होगी वो इस कैटेगरी में आएगी। अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, अभी इन सब शब्दों को समझेंगे इनका मीनिंग क्या है, लेकिन अगर इन 5 कंडीशन में से एक भी पॉइंट अगर कोई असेट पूरा न करे तो उस केस में फिर उस असेट को क्या नहीं माना जाएगा, इंटेंजिबल असेट नहीं माना जाएगा। यानी इंटेंजिबल की कैटेगरी में आने के लिए उसे ये 5 बातें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। एक बार सुन लीजिए, फिर लिखेंगे हम बाद में। आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है कोई भी असेट जिसे बेचा जा सकता है या उसे रेंट पर दिया जा सकता है, यानी विच कैन बी सेल आउट और रेंट आउट। हर वो असेट आइडेंटिफाइबल असेट होती है जिसे आप या तो बेच सकते हो या आप उसे किराए पर दे सकते हो। वो असेट आइडेंटिफाइबल मानी जाएगी। नॉन मॉनेटरी, तो देखिएगा नॉन मॉनेटरी की डेफिनेशन बताई गई है विच आर नॉट इन मॉनेटरी नेचर, यानी
जो असेट मॉनेटरी नहीं है वो सब नॉन मॉनेटरी है। तो डेफिनेशन जो दी गई वो मॉनेटरी की दी गई, यानी मॉनेटरी असेट उन असेट को बोला गया जिनका रियलाइजेशन या जिनका पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होता है। अगर कोई ऐसी एसेट है तो वो मॉनेटरी है, और फिर अगर वो मॉनेटरी बन गई तो इसका मतलब वो नॉन मॉनेटरी नहीं है। तो यहां पर तो आनी चाहिए नॉन मॉनेटरी एसेट। तीसरा, वो असेट भी होनी चाहिए। मान लीजिए वो आपकी असेट की कैटेगरी में नहीं आती है, तो फिर वो इंटेंजिबल असेट तो हो ही नहीं सकती। तो असेट का मतलब क्या होता है? असेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि एंटिटी के द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है। कोई भी ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी के द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है, एंड हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हर उस रिसोर्स को हम असेट बोलते हैं, हर उस रिसोर्स को हम असेट बोलते हैं। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे बिल्डिंग है, फिजिकली एग्जिस्ट है। मशीन होती है, फिजिकली एग्जिस्ट है। फर्नीचर है, फिजिकली एग्जिस्ट है। आप जानते हो अगर ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस न जोड़ते तो फर्नीचर इंटेंजिबल में आ जाता, क्योंकि फर्नीचर बाकी सारी कंडीशन को पूरा करता है। प्लांट एंड मशीनरी सारी कंडीशन को पूरा करती हैं। समझाऊंगा मैं एक एक एग्जांपल पे हर असेट पर, तो आपको ये पता लगेगा कि इंटेंजिबल असेट की कितनी प्रॉपर डेफिनेशन को बताया गया। और लास्ट, वो जो असेट आपके पास है वो या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में काम आ रही हो, या फिर वो सर्विसेज रेंडर करने में काम आ रही हो, और या फिर उसका पर्पस आपका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीनों ही काम यहाँ पे इंक्लूड है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ये एक डेफिनेशन डाली गई जिसमें 5 बातें बताई गई। अगर कोई असेट पांचों को कंप्लाई करेगी तो ही वो इंटेंजिबल की कैटेगरी में आएगी। अगर एक कंडीशन भी वॉयलेट हो गई तो फिर वो इंटेंजिबल की कैटेगरी में नहीं होगी, और अगर वो इंटेंजिबल की कैटेगरी में नहीं है तो फिर उसकी अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई नहीं हो सकता।